हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग और वांगजी के शादी का पूरा अरेंजमेंट हो रहा था और बस एक दिन बचा था उनकी शादी को। अब हम आगे देखते हैं। सुबह वांगजी ने ड्राइंग रूम में दो नए चेहरे को देखा। इनको वांगजी पहचानता नहीं है, लेकिन वो दो नए इंसान वांगजी को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे। वांगजी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ज़रूर हुआ, लेकिन विंग के बातों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, पीजी मीट माय ओमेगा, ये मेरा ओमेगा है। ये कहते हुए विंग वांगजी की तरफ गया और वांगजी के कंधे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। वो एक तरीके से वांगजी को अपनी बाहों में लेकर ही खड़ा था। वांगजी थोड़ा सा शर्मा गया। इतने लोगों के सामने वो ज़रूर ही शर्माएगा ना। उसने तुरंत अपने चेहरे को नीचे कर लिया। पीजी जो अपनी आँखों को एकदम छोटा छोटा करके ना विंग को देख रहे थे और फिर उन्होंने वांगजी को भी अच्छे से ऑब्जर्व किया। उसके बाद उन्होंने कहा, विंग सच बताओ, क्या तुमने इस लिटिल बॉय को किसी तरीके से डराया है शादी के लिए? वरना कोई अच्छा खासा इंसान तुमसे क्यों शादी करेगा, वो भी इतना इतना क्यूट लिटिल ओमेगा। पीजी के आवाज़ में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी था और शक था, जैसे कि वो विंग पर शक कर रहे हैं कि तुमने ज़रूर कुछ किया होगा, तुम ज़रूर इसे टॉर्चर कर रहे थे या फिर ज़बरदस्ती इसे हाँ बुलवा कर लाए हो। जिसे सुनकर सब पीजी की तरफ देख रहे थे। एक तो मिस्टर शाओ को समझ नहीं आ रहा था कि पीजी सुबह सुबह कहाँ से टपका है, और ऊपर से पीजी के मुंह से ये सारे शब्द, मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो फिर भी बहुत ही ध्यान से पीजी को ऑब्जर्व कर रहे थे। उनको इतना तो पता चल गया था, वो ऐसे ही बूढ़े नहीं हुए थे। पीजी, विंग, ये सब जिस वर्ल्ड में हैं, जिस वर्ल्ड से ये लोग बिलोंग करते हैं, उस वर्ल्ड का शहंशाह है वो। उस वर्ल्ड में वो पैदा हुए और इतने सालों तक सक्सेसफुली वो जीते आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो कीड़े मकोड़े की तरह जीते आए हैं, वो एक राजा की तरह जीते आए हैं। तो उन्हें लोगों को परखना अच्छे से आता है। इसीलिए वो पीजी को देखकर ही समझ गए कि पीजी यहाँ पर किसी बुरे इरादे से बिल्कुल नहीं आया है, या फिर लड़ने के इरादे से, विंग को मारने के इरादे से। ये सब पीजी का इरादा नहीं है। पीजी बहुत ही रिलैक्स और काम था, जैसे कि वो हॉलीडे में आया है। इसीलिए ये चीज़ें उन्हें और भी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे थे और भी ज़्यादा पीजी को ऑब्जर्व करने पर मजबूर कर रहे थे। ऐसा क्या हो गया जो पीजी इतना ज़्यादा फ्रेंडली हो गए उनके साथ। पीजी के साथ उनका मनमुटाव बहुत सालों का है, लेकिन आमने सामने कभी भी वो लड़े नहीं आज तक। हालांकि कुछ महीने पहले पीजी ने विंग पर हमला किया था। पीजी के साथ विंग का टकराव हुआ था और ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं। पीजी के साथ मनमुटाव का सबसे तगड़ा रीज़न ये था कि पीजी एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस करता था। मतलब वो पैसे के लिए काम करता था। उसे पैसे देकर कोई भी अपना काम हासिल कर सकता था, और जो मिस्टर शाओ नहीं करते थे। वो अपने मर्ज़ी के मालिक थे, किसी के पैसे के लिए वो काम नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास है पैसा। खैर, पीजी के बात को सुनकर विंग ने अजीब तरीके से पीजी को घूरा और वांगजी को अपने और करीब लाते हुए कहा, ये मेरा ओमेगा है। लगभग 20 साल पहले ही ये मेरा हो चुका था, अब बस ऑफिशियली करना है। यह सुनकर पीजी अपने आप को सोफे पर एकदम रिलैक्स छोड़ देता है और कहता है, ओ, तभी मैं सोचूं कि इतना प्यारा ओमेगा तुम्हें कैसे मिल गया। पीजी का टोन हस्की था, जिसे सुनकर लूबा ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। विंग ने बस घूर कर इन दो इंसानों को देखा। ये सच में यहाँ पर हॉलीडे मनाने ही आए हैं, यह सोचकर विंग ने बस एक गहरा सा व्रत लिया।
उसने नहीं सोचा था कि पीजी खुद से उसके शादी में आने के बारे में कहेगा, और विंग ने बस मना नहीं किया। उसके खुशियों के दिन में वो उन लोगों को ज़रूर शामिल करना चाहेगा जो उसके लिए अच्छे हैं। अब पीजी कितना अच्छा है वो विंग जानता है, हम लोग नहीं जानते। पीजी अब उठकर खड़ा हो चुका था। उसने अपनी ब्लैक शर्ट को अच्छे से सही किया जो एकदम सिकुड़ गया था, उसे सही किया और फिर बहुत ही शांत लहजे में वांगजी और विंग की तरफ आगे बढ़ गया। लूबा भी पीजी के पीछे पीछे आ गया था। वांगजी जो पीजी को देख रहा था, ये 6 फीट का इंसान एकदम विंग के हाइट के समान था। मतलब विंग थोड़ा सा शायद और लंबा था पीजी से, लेकिन पीजी का भी हाइट कम नहीं था, इसलिए वांगजी को अपना सर ऊपर करके देखना पड़ रहा था पीजी को। ये इंसान वांगजी को सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली में वांगजी क्या कहे इस इंसान को। वांगजी तो जानता भी नहीं है कि ये कौन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इंसान क्या ये उसके ब्रदर जैसा है। मतलब वांगजी एज समझने की कोशिश कर रहा था। पीजी और लूबा इन दोनों का ही एज उतना समझ नहीं आ रहा था। हालांकि पीजी के बाल थोड़े से सफ़ेद हो गए थे, लेकिन पीजी का स्किन या फिर उसका बॉडी शेप, उसका जो फेस है, वो देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि पीजी सच में 48 इयर्स का हो चुका है। उसे देखकर कोई भी ऐसा कह देगा कि ये शायद अपने 30s में है, 35 या फिर 38 या फिर 40, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। वांगजी यही सोच रहा था पीजी को देखते हुए। उसे आज उस नोवेल के बारे में याद आ गया जिसके बारे में जियांग चंग ने एक बार वांगजी को कहा था। वो एक माफिया नोवेल था, और उसका जो माफिया था उसके इंट्रोडक्शंस जैसे जियांग चंग ने दिया था, ठीक वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वही माफिया उसके सामने खड़ा है। हालांकि वांगजी को ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, या फिर ऐसा नहीं है कि वांगजी बहुत इम्प्रेस हो गया है। वांगजी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि ये इंसान है कौन। पीजी तब तक वांगजी के एकदम सामने आके खड़ा हो गया था। लगभग 1 हाथ का डिस्टेंस था वांगजी, विंग और पीजी के बीच में। पीजी ने वांगजी की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हेलो लिटिल ओमेगा, मेरा नाम पीजी है, तुम मुझे पीजी कह सकते हो या फिर तुम मुझे डैड कह सकते हो। वांगजी जो एकदम ही झटका खा गया, क्या डैड? ये सुनकर वांगजी जितना झटका खाया था ना, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी उतना ही झटका खा गए थे। डैड मतलब क्यों, किस लिए? सिर्फ विंग बहुत ही ज़्यादा शांत था, एकदम नॉर्मल था, और वो नॉर्मली पीजी को देख रहा था। पीजी ने सबके हैरान परेशान वाला चेहरा देखा और मुस्कुराकर दोबारा वांगजी से कहा, यस लिटिल ओमेगा, तुम मुझे डैड कह सकते हो। एंड ये कहते हुए पीजी ने लूबा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो लूबा एक फ़ाइल पीजी के हाथ में दे देता है। उस फाइल को लेकर पीजी वांगजी की तरफ बढ़ा देता है और कहता है, तो ये तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट है। ये उतना ख़ास नहीं है, एक्चुअली मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा अल्फ़ा किसी बिज़नेस पार्टनर से या फिर हमारे वर्ल्ड से ही किसी से शादी कर रहा है, इसलिए मैं उस हिसाब से गिफ्ट प्रिपेयर करके लेकर आया था। लेकिन यहाँ पर आके तुम्हें देखकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए उतना ख़ास नहीं होने वाला, तो तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा, मैं बाद में तुम्हें दे दूँगा, ठीक है। वांगजी इतना हैरान था कि वो अपने हाथ को ऊपर भी नहीं उठा पा रहा था। विंग ने उस फाइल को ले लिया था पीजी के हाथ से, लेकिन तभी मिस्टर शाओ जो बहुत ही सीरियस टोन में कहते हैं, 1 मिनट पीजी, मुझे नहीं लगता हम इतने क्लोज़ हैं, है ना। पीजी ने मुस्कुराकर मिस्टर शाओ की तरफ देखा और कहा, ऑब्वियसली मिस्टर शाओ, हम इतने क्लोज़ नहीं हैं, खासकर मैं और आप तो बिल्कुल नहीं। लेकिन रिसेंटली मैं विंग से बहुत क्लोज़ हो गया हूँ, इतना कि मैं अपने आप को उसका डैड समझने लगा हूँ।
ये सुनकर मिस्टर शाओ गौर से पीजी को देख रहे थे। पीजी के बात में कोई मजाक नहीं था, ना ही वो झूठ बोल रहा था। वो एकदम आंखों में आंखें डाल कर देख रहा था। उसके बाद पीजी ने मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ दोबारा देखा और कहा, लिसन लिटिल ओमेगा, मैं अभी 48 ईयर्स का हूँ। उस हिसाब से अगर मेरी लाइफ में सब कुछ सही रहता तो मेरा बेबी विंग से बड़ा होता उम्र में। तो इस हिसाब से मैं विंग को अपने बच्चे के नज़रिए से देखता हूँ। उसे देखकर मुझे हर पल ये महसूस होता है कि अगर मेरा बेबी ज़िंदा होता तो वो विंग जैसा ही होता। इसलिए मैं उसे अपने बेटे की नज़रिए से देखने लगा हूँ, और मैं ये मानता भी हूँ कि मैं उसका डैड हूँ। तो तुम भी मुझे डैड कहना, ठीक है? ये एक ऑर्डर जैसा फील हुआ वांग जी को। वांग जी कैसे रिएक्ट करे उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ पीजी ये बात कह के रिलैक्स टोन में विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो मुझे अब आराम करना है, मेरा कमरा कहाँ पर है? विंग ने ज़्यादा बात को घुमाए बिना एक सर्वेंट को इशारा किया और सर्वेंट पीजी को लेकर सीधा गेस्ट रूम की तरफ चले गए। लूबा जो शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। पीजी जैसे ही चला गया वैसे ही लूबा ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लिटिल मास्टर, ये मेरी तरफ से, एंड हमारे पूरे गैंग ने आपके लिए बहुत सारे तोहफे भेजे हैं, वो कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ये कहते हुए लूबा मुस्कुरा रहा था। लूबा के मुस्कुराहट को देखकर वांग जी ने लूबा के हाथ से उस बॉक्स को ले लिया था। फिर लूबा भी एक गेस्ट रूम में चला गया। उन दोनों के जाने के बाद अब मिस्टर शाओ कहते हैं, मुझे नहीं लगा था विंग कि तुम सीधा पीजी के साथ रिश्ता बनाकर चले आओगे। ये सुनकर विंग एक ड्रामेटिक वे में ना चिल्ला उठता है और कहता है, व्हाट, आप ये क्या कह रहे हैं ग्रैंडपा? मतलब मैं एक अल्फ़ा हूँ, पीजी भी एक अल्फ़ा है, और हम दोनों को ओमेगास के अलावा किसी और पर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कैसे रिश्ता बना सकते हैं? ये सुनकर विंग के ग्रैंडफादर को लगा कि वो बस कहीं पर अपना सर ठोक दे, ये लड़का। दूसरी तरफ जो लैन कुरैन थे ना, वो बैठे थे और पूरा जो मामला है उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन विंग के ऐसे बात को सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लग गए थे, और वांग जी हैरानी से विंग को देख रहा था। विंग का एक्सप्रेशन तो बहुत ही नॉर्मल था, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा शांत है और उसने कुछ भी ऐसा गलत थोड़ी कहा है। खैर, वहाँ से उठकर विंग के ग्रैंडफादर गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। शायद वो यही कह रहे थे कि कौन से पाप किए थे उन्होंने जो ऐसा पोता उन्हें मिल गया है। मतलब इतना इतना अजीबोगरीब बातें करने वाला, हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखने वाला इंसान उन्हें मिला है। यही सब बोलते हुए शायद वो चले गए वहाँ से, और फिर लैन कुरैन भी उठकर वहाँ से चले गए थे। वांग जी अभी भी विंग के पास ही खड़ा था। वहाँ पर एक इंसान था जो एकदम शांत था और चीज़ों को गहराई से सोच रहा था। वो शिचैन था। सबके चले जाने के बाद शिचैन ने बहुत ही गंभीर आवाज़ में कहा, यंग मास्टर, हमें बात करना होगा। यह सुनकर वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और विंग ने बिना शिचैन की तरफ देखे अपना सर हाँ में हिला दिया और कहा, चलो स्टडी में चलते हैं। ये कहते हुए विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये फ़ाइल तुम्हारे किसी काम का नहीं है, ये प्रॉपर्टी फ़ाइल है, इसे मैं तुम्हारे लिए रख देता हूँ, ठीक है? और शायद इसमें कुछ है, तुम इसे देख सकते हो। ये कहते हुए विंग उस फाइल को शिचैन के हाथ में थमा देता है और वो आगे आगे चला जाता है। शिचैन वांग जी को कमरे में जाके खाना खाने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तो कोई ब्रेकफास्ट करने नहीं वाला है। मतलब एक साथ बैठकर थोड़ी ब्रेकफास्ट करेगा, सब इधर उधर चले गए, इसलिए आज शायद सब अपने अपने कमरे में ही ब्रेकफास्ट करने वाले हैं।
वांग जी भी अकेला डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने रूम में आ गया था। रूम में आकर वांग जी ने पहले उस गिफ्ट को ओपन किया जो लूबा ने उसे दिया था। उस गिफ्ट को ओपन करते ही वांग जी का आंखें चमक उठा था। वो क्रिस्टल का ब्रेसलेट था। वांग जी, उसे पता है इन ब्रेसलेट के बारे में, ये बहुत ही महंगे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे, ये ऑक्शंस में उठते हैं। चाइना में इन ब्रेसलेट का क्रेज़ अलग ही है अमीर इंसानों में। वांग जी काफ़ी बार ये सोचता था कि एक मतलब हाँ, ये नायाब होते हैं, ये क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा नायाब होते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्यों इतना पैसा देकर इन्हें खरीदता है। अमीर लोगों के अजीब अजीब शौक। तब वांग जी यही कहता था और अब उसे ही ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया गया है। वांग जी को याद है आज से 3 साल पहले वो ऐसे ही ब्रेसलेट का डुप्लीकेट खरीदने गया था, लेकिन फिर भी वांग जी वो खरीद नहीं पाया। डुप्लीकेट का दाम इतना ज़्यादा था कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वांग जी नहीं खरीद पाया था। हालांकि उसे कोई अफसोस नहीं था इस बात का, और वो शायद भूल भी चुका था इन सारी चीज़ों के बारे में। अभी वांग जी उस ब्रेसलेट को इधर उधर घुमाकर देखता है और फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है, क्या ये डुप्लीकेट है या फिर ये असली है। ये सोचकर वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला और उस ब्रेसलेट के ब्रांड को सर्च किया। जैसे ही वांग जी ने सर्च किया ना, वांग जी के आंखों के सामने वही ब्रेसलेट आ गया जो अभी वांग जी के हाथ में है। और उसका प्राइस देखकर वांग जी के सांसें एकदम रुक गया था, मतलब उसका सांस एकदम रुक गया था। अपनी आंखों को खोल कर चौड़ा करके वो बस ब्रेसलेट के रेट को वो देख रहा था। ओ माय गॉड, इससे तो पूरा गुसू शहर 1 साल के लिए चल जाएगा, सिर्फ इस एक ब्रेसलेट की कीमत से। वांग जी और कुछ सोच नहीं पाया, उसका सर घूमने लग गया था। उतने वक्त में सर्वेंट वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ गए थे। वांग जी ने अपना ब्रेकफास्ट किया और उस ब्रेसलेट को अच्छे से इधर उधर घुमा घुमा कर देखा। ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, ये एकदम हल्का पिंक कलर का है, और जैसे ही सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ रहा था ना, तो ये बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, एकदम जैसे अंदर से शाइन कर रहा है। अब हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो अपने स्टडी में था, अपने चेयर पर बैठा हुआ था, और विंग के सामने शिचेन अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर कि उसने सुना क्या। उसे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, और ये भी महसूस हो रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब वो एकदम यूज़लेस है, वो कुछ भी नहीं कर पाया है अपने फैमिली के लिए, उसने कुछ भी नहीं किया है। और विंग वो तो शिचैन के ऊपर एक के बाद एक कर्ज चपाए ही जा रहा था। इतने सारे कर्ज को शिचैन कैसे उतारेगा, कैसे, उसे सच में नहीं समझ आ रहा था। विंग लगभग 15 मिनट से शिचैन को देखे जा रहा था। वो शिचैन को समझ रहा था, शिचैन की इमोशन को समझ रहा था। अब वो चुप नहीं रह पाया। अपने सामने फैलाए हुए फाइल्स को चेक करते हुए विंग ने कहा, ज़्यादा मत सोचो शिचैन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब मेरे लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा फैमिली जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेरे लिए वांग जी इम्पोर्टेंट है, और मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ वांग जी के लिए किया है, तो इतना मत सोचो शिचैन। अब विंग की तरफ अपने नज़रों को उठाता है और कहता है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी। विंग ने और शिचैन को नहीं समझाया। शिचैन एक समझदार इंसान है, वो समझ जाएगा और ख़ुद को आसानी से इन चीज़ों से बाहर निकाल भी लेगा। वह भी थोड़ा सा शॉक्ड में है, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके बारे में शायद किसी को भी पता ना चले तो ही अच्छा है। खासकर विंग किसी को बताना नहीं चाहता। इस बारे में कुछ ही गिने चुने लोग जानते हैं, और बाकी लोग मर चुके हैं। उन गिने चुने लोगों में खुद विंग है, और शिचैन को विंग ने खुद से बताया है। साथ में पीजी और लूबा भी है। खैर, विंग उठ गया था। उसके फाइल्स
उसने चेक कर लिए थे, जो बचे कुचे काम थे उसने कर दिए। अब शादी तक वो कोई काम नहीं करेगा। शादी तक क्या, शादी के बाद भी लगभग 1 महीने तक वो कोई काम नहीं करने वाला है। यह सोचकर विंग ने आलस के मारे अपने हाथों को ऊपर किया और फिर एक्सरसाइज करने के तरीके से वो अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपने कमर को हिला रहा था। शिचैन विंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, यंग मास्टर, मैं आपको अपनी ज़िंदगी देकर प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपके साइड हमेशा रहूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीधा शादी वाले दिन को दिखाया जाता है, जो सुबह सुबह वांग जी इतना परेशान हो गया है कि क्या कहना। वो तैयार हो रहा था और लगभग इस कमरे में 5 स्टाइलिश थे, वो मिलकर वांग जी को तैयार कर रहे थे। एक वाइट सूट में वांग जी तैयार हो रहा था। ये सूट बहुत हैवी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस था, मतलब इतना कि वांग जी अपनी आँखों को हटा नहीं पा रहा था। साथ ही में वो परेशान इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके बालों को, मतलब, और साथ में उसके चेहरे को लेकर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी के पास बैठे जियांग चैंग हंस रहा था। हाँ, जियांग चैंग, जियांग याली और मैडम यू, साथ में वैन चिंग, वैन निंग, ये सभी आए हैं विंग और वांग जी के शादी में। शूना भी आई है, लेकिन शूना का पूरा ध्यान विंग पर था। वो विंग के साइड से है ना, इसलिए शूना ने सीधा कह दिया कि शादी के वक्त भी वो विंग के साइड से ही रहेगा, मतलब वो ग्रूम के साइड से है, ब्राइड के साइड से बिल्कुल नहीं है। इसलिए वो वांग जी से बस मिला और चला गया। और तब से, मतलब कल से, शूना को वांग जी ने देखा ही नहीं। हालांकि हाँ, दूर से देखा है, वो शिचैन के साथ इधर उधर का काम कर रहा है, शिचैन के साथ, विंग के साथ, ग्रैंडपा के साथ, लेकिन शूना वांग जी के पास नहीं आ रहा था। मतलब एक बॉर्डर जैसा खिंच गया था शायद ग्रूम साइड और ब्राइड साइड का। सिर्फ यहाँ पर इंडिविजुअल एक इंसान था, वो शिचैन था। मतलब वो वांग जी के साइड से भी काम कर रहा था, विंग के साइड से भी काम कर रहा था। बेचारा किसी को भी छोड़ नहीं पा रहा था और बाकी सारे लोग एकदम डिवाइड हो गए थे। ये सोचकर वांग जी हंस देता है। तभी एक स्टाइलिश कहता है, सर प्लीज़ डोंट स्माइल, आपका मेकअप ये ख़राब हो जाएगा। वांग जी को इतना इरिटेटिंग लगा ना, मतलब वो हंस भी नहीं सकता है क्या। वांग जी अब नहीं रुक पाया। वो ना पता नहीं क्यों से इतना गुस्सा आ गया, वो चिल्ला पड़ा और कहने लगा कि स्टॉप, डोंट डू दिस, आई डोंट लाइक दिस मेकअप, और मुझे मेकअप नहीं करना है। ये कहते हुए वांग जी जल्दी से उन आर्टिस्ट को अपने आसपास से हटाने लग गया था। जियांग चैंग हंस रहा था, उसे पता था कि वांग जी ऐसा ही कुछ करेगा। तभी बाहर से, मतलब वांग जी के रूम से बाहर विंग खड़ा था और दरवाज़ा लगा हुआ था। बाहर से विंग ने रूम को नॉक किया और थोड़ा सा ओपन किया। वांग जी को लगा कोई सर्वेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा रूम ओपन होते ही विंग का वॉइस वांग जी सुन पाता है। विंग कहता है, हे बनी, सब ठीक है ना। विंग की आवाज़ को सुनकर वहाँ पर सारे लोग एकदम साइलेंट मोड पर चले गए थे, सिवाय जियांग चैंग के। जियांग चैंग तुरंत उठकर खड़ा हो गया था और दरवाजे की तरफ दौड़ गया था। वो विंग को अंदर नहीं आने दे सकता, वो दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया था। हालांकि विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला था, बस थोड़ा सा ओपन किया था, जिससे अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था और ना ही विंग देख रहा था। जियांग चैंग ने विंग को बाहर खड़ा देखा तो उसे थोड़ा राहत मिला कि विंग अंदर झाँक नहीं रहा था। विंग ने जियांग चैंग को देखा और मुस्कुराकर कहा, डोंट वरी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। विंग वहीं से खड़ा होकर दोबारा पूछता है, क्या सब ठीक है। वांग जी, जो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चिल्लाकर कहता है, मुझे मेकअप नहीं करना। क्या मैं मेकअप अगर नहीं करूँगा तो मेरी शादी नहीं होगा। ये सुनकर विंग कुछ देर रुका और फिर कहा, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वही करो, अगर तुम नाइट सूट में भी आना चाहो तो आ सकते हो। यह सुनकर वांग जी को थोड़ा सा राहत मिला। वो मुस्कुराता है और कहता है, ओके। विंग ने बस वांग जी का ओके सुना और वो वहाँ से चला गया।
फिर जियांग चंग दरवाज़ा बंद करता है और पीछे मुड़ता है। सारे जो स्टाइलिश थे ना, उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। वांग जी ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली आई डोंट लाइक मेकअप। ये सुनकर वो स्टाइलिश अपना सर झुका लेते हैं। फिर वांग जी अपने चेहरे को क्लीन करता है और जो स्टाइलिश है वो सब बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, तो वांग जी उन्हें अपना रेफरेंस बताता है कि उसे कैसे तैयार करना है। वो स्टाइलिश दोबारा से वांग जी को तैयार कर देते हैं एकदम सिंपल तरीके से, जिसे देखकर वांग जी सच में सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। जियांग चैंग जो वांग जी को परेशान किए जा रहा था और कह रहा था, ओ माय गॉड कितना प्यार है तुम दोनों में, मतलब देखो तुम परेशान हो गए थे और बिना बताए गगा को सब पता भी चल गया, मतलब इतना प्यार, क्या ऐसा हो भी सकता है? तुम बस यहाँ पर परेशान हुए और बाहर से गगा को पता चल गया। मुझे कब मिलेगा ऐसा प्यार? ये कहते हुए जियांग चंग वांग जी को छेड़े जा रहा था। वांग जी जियांग चंग को देख रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस हंस रहा था, शर्मा रहा था। दूसरी तरफ विंग भी रेडी हो चुका था। पीजी, लूबा, शिचैन ये सब मिलकर विंग को रेडी कर रहे थे। रेडी होने के बाद विंग अपने आप को आईने में देखता है। उसे रेडी होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, बल्कि अगर वो खुद रेडी होता तो शायद और ज़्यादा कम वक्त में वो रेडी हो चुका होता, लेकिन इन तीनों इंसान ने ज़्यादा ही वक्त लगा दिया। खैर, कुछ बुरा नहीं था, सब सही है और विंग अच्छा भी दिख रहा है। ब्लैक कलर के सूट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो। अपने आप को आईने में देखकर विंग सच में सेटिस्फेक्शन फील कर रहा था। तभी पीजी सामने आया और विंग को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, यंग मैन, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो? विंग जो अक्सर मजाकिया मूड में रहता है, अभी पीजी के साथ, मतलब पीजी के साथ वो अलग से कांटेक्ट में था तो काफ़ी मजाकिया मूड में रहता है, लेकिन पीजी के इस वर्ड को सुनकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। उसने सीरियसली अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं एकदम 100% श्योर हूँ। ये सुनकर पीजी ने एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन भरा स्माइल दिया और अपने पॉकेट से एक ब्रोच निकाला जो सिल्वर कलर का था। ये एक पियोनी ब्रोच है। ऐसे फ्लावर के जो ब्रोच है ना, ये विंग कभी भी वेयर नहीं करता है, लेकिन आज उसने कुछ कहा नहीं। उसके सूट के साथ ये सिल्वर कलर का पियोनी ब्रोच काफ़ी अच्छा जा रहा था। ब्लैक, एकदम डार्क ब्लैक कलर के सूट के साथ ये सिल्वर कलर चांद चांद लगा रहा था। विंग ने बस उस ब्रोच की तरफ देखा और मिस्टर पीजी ने उस ब्रोच को विंग को पहना दिया। फिर उन्होंने सिल्वर कलर के ही कपलिंग्स निकाले और उन्हें विंग के बटन्स पे लगा दिया। हैंड के जो बटन्स है ना, उन पे लगा दिया था। पता नहीं क्यों इस वक्त विंग को अजीब सा ख्याल आया। उसे सच में मिस्टर पीजी में एक डैड वाला फील आया। उसने कभी भी अपने डैड से वो फील महसूस नहीं किया था, वो फीलिंग महसूस नहीं किया था। एक डैड का होना क्या होता है वो विंग कभी भी महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन अभी मिस्टर पीजी से विंग वो फील कर पा रहा था। दूर ही उसके ग्रैंडपा बैठे हुए थे और गौर से विंग और पीजी को देखे जा रहे थे। वो सेटिस्फेक्शन फील कर रहे थे। पीजी जब परसों आया था तब मिस्टर शाह थोड़ा टेंशन में थे, मतलब वो शायद पीजी को भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी उनका चेहरा एकदम काम था और वो बहुत खुश दिख रहे थे पीजी और विंग के इस रिलेशन को देखकर। खैर, पीजी ने विंग को पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। उसके बाद पीजी ने एक बार फिर विंग के कंधे पर अपना दोनों हाथ रखा और कहा, लिसन विंग, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले रहे हो ये आसान नहीं होगा। तुम्हें बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, हमेशा ये याद रखना, तुम्हारा ओमेगा सिर्फ तुम्हें देखकर, तुम्हें प्यार करके, तुम्हें भरोसा करके तुम्हारे साथ आया है, तुम्हारे साथ रह रहा है। तो तुम्हें हर हालत में उसे प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें हर हालत में उसे खुश रखना होगा और अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे रखना होगा। समझ में आया?
विंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया था। फिर पीजी ने विंग के कंधे को थपथपाया और कहा, चलो शादी का वक्त हो गया है। ये कहते हुए पीजी विंग को खींचते हुए लेकर गए और पीजी के पीछे पीछे सारे लोग एक एक करके निकल गए। शिचैन ग्रैंडपा को लेकर निकल गया था। शादी विला में ही होगा। गार्डन में सब कुछ इंतज़ाम कर दिया गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय।